भारत सहित पूरा विश्व अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से गुजर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। जान भी बचाना है और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 या 20 दिन के बाद या आफ्टर समर वैकेशन आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ जान बचाएंगे और पढ़ाई करना आज हम करनी है। आज हम सेमेस्टर 3 के बच्चों को सोशल थॉट पेपर के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर का थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनोलॉजी जैव सादृश्यता का सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक एनोलॉजी का सिद्धांत के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में बच्चों आपको हमने बताया था कि उनका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, कैसे समाज सरल रूप से आज जटिल रूप धारण कर चुका है। हर्बर्ट स्पेंसर 19वीं सदी के ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, विकासवादी समाजशास्त्री थे, और डार्विन के विचार से प्रभावित थे। डार्विन इससे पहले डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वो जीव शास्त्री थे। तो स्पेंसर का कहना था कि केवल जीव में ही नहीं होता है, बल्कि समाज का भी उद्विकास होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीव के शरीर का उद्विकास होता है, माने यूनिसेलुलर एनिमल से मल्टीसेलुलर एनिमल बनता है, एकोष्ठीय प्राणी से बहुकोष्ठीय प्राणी बनता है, उसी तरह से समाज भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और जटिल रूप धारण करता है। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को उन्होंने मानव के शरीर पर लागू किया है। तो यह जो उन्होंने जैव सादृश्यता का सिद्धांत दिया, सामाजिक सवयवता का सिद्धांत दिया, उसमें यह बताने का प्रयास किया कि समाज एवं मानव का शरीर में बहुत हद तक समानता है, सादृश्यता है, एक समान है। उन्होंने जैव सामाजिक सवयवता के सदृशता के सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया है कि समाज एवं मानव का शरीर बहुत हद तक एक समान है, और उसमें कुछ अंतर का भी चर्चा किया उन्होंने। इसलिए सिद्धांत का नाम नहीं दिया इन्होंने इनको उनका सामाजिक सवयवता का सिद्धांत, सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म। बच्चों आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सामाजिक विकास में कोई पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है, यही बात समाज पर भी लागू होता है। और समाज और मानव शरीर में कुछ समानता की चर्चा करते हुए कहा, मैं 5 समानता के बारे में आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि पहली समानता यह है कि समाज एवं मानव का शरीर का विकास जो होता है वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है, अर्थात धीरे धीरे होता है। आप देखिएगा तो एक बच्चा जो होता है वह पहले एक एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो से इन्फेंट स्टेज में आता है, इन्फेंट स्टेज से वह चाइल्डहुड अवस्था में आता है, फिर यंग अवस्था में आता है, फिर एडल्ट अवस्था में आता है, और फिर ओल्ड अवस्था में आता है। उसी तरह से समाज जो होता है, समाज जो था वह नोमैडिक स्तर से आज स्पेस एज में पहुंच चुका है। तो समाज एवं मानव शरीर दोनों का विकास जो होता है वह ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। दूसरा समानता इन्होंने कहा कि समाज एवं मानव का शरीर जो है वह अनिश्चित और संबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। स्पष्ट समझ लीजिए, जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक बीज का उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा समाज जिसको प्रारंभिक अवस्था में था, तो प्रारंभिक अवस्था में समाज अनिश्चित आकार था उसका, एक दूसरे से व्यक्ति असंबद्ध होता था। व्यक्ति जंगल में रहता था और केवल उधर की पूर्ति के बारे में सोचता, उसकी कोई नीड्स नहीं होती थी।
वहाँ समानता थी, हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता था कि उधर की पूर्ति कैसे किया, जैसे वो हंटिंग स्टेज में मानव था, जो प्रारंभिक समाज का जो स्टेज था। और जैसे जैसे समाज आगे की ओर बढ़ते गया, समाज निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलते गया। कोई ग्रामीण समाज हो गया, कोई कृषक समाज हो गया, कोई नगरीय समाज हो गया, कोई औद्योगिक समाज हो गया, कोई बृहद समाज हो गया, कोई लघु समाज हो गया। तो समाज का रूप जैसे जैसे समाज समय के बदलाव के साथ साथ समाज आगे बढ़ता है, तो समाज का रूप जटिल होते जाता है, निश्चित संबद्ध भिन्नता आने लगती है। तो समाज उसी तरह से मानव का शरीर का भी जो होता है, मानव का शरीर जो है पहले एम्ब्रायो स्टेज में होता है, जहाँ समानता देखने को मिलता है। उसका विभिन्न अंग में कोई भिन्नता नहीं रहती है। उसका आँख, नाक, कान, पैर जो है वह आप एक समान देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप मछली को देखिएगा, मेढक को देखिए। मेढक जब पानी में तैरते रहता है तो वह एक उसका जो देखिएगा तो बहुत सा वह टेडपोल स्टेज का होता है, उसको पूंछ लगी होती है, और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ा होते जाता है तो वह फ्रॉग बन जाता है। मानव का शरीर वही बात है, एम्ब्रायो से मानव एक आगे विशाल शरीर धारण कर लेता है। उसके प्रत्येक मानव के कार्य अलग अलग हो जाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई पत्रकार, कोई समाज सेवी। तो समाज में जैसे जैसे जटिलता आती है, उसके कार्य और रूप में भी भिन्नता आ जाती है। यही बात मानव समाज के साथ लागू होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि समाज और मानव का शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल फोर्सेस के द्वारा होता है, आंतरिक शक्ति से होता है। समाज कैसे आगे बढ़ा तो कोई बाहरी शक्ति उसके रूप और आकार में बदलाव नहीं ला देता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, जो उसके अंदर जो शक्ति होती है उसके द्वारा समाज आगे बढ़ता है। यही बात मानव शरीर में भी देखने को मिलता है। मानव शरीर में देखिएगा कि आज बच्चा माँ की गोद में खेल रहा है और अपनी पोटेंशियलिटी या इंटरनल एनर्जी के चलते हुआ धीरे धीरे पैदल चलने लगा, गुरकने लगा, फिर पैर चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर आगे आगे बच्चा के चाइल्डहुड स्टेज में आया। तो इंटरनल फोर्स से दोनों का विकास होता है। चौथा, समानता की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि दोनों का जो निर्माण होता है, समाज का जो इकाई है वह व्यक्ति है, और मानव का शरीर जो बनता है वह कोशिका के द्वारा बनता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ व्यक्ति जो होता है वह एक उसका सेल होता है, कोशिका होता है, इंडिविजुअल इकाई होता है। उसी तरह से मानव का शरीर का जो निर्माण हुआ है वह कोशिका से हुआ था। कोशिका से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से विभिन्न प्रकार के ऑर्गन संस्थान बनते हैं, और फिर शरीर बनता है। एक कोशिका से मानव का शरीर जरूर धारण करता है, कोशिका से उत्तक से वह अंग संस्थान, और उसके बाद मानव का शरीर बन जाता है। पांचवी समानता की उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि समाज और मानव का शरीर दोनों का नियंत्रण के लिए एक रेगुलेटरी शक्ति, एक अंग होता है। शरीर के सारी क्रियाओं का नियंत्रण ब्रेन करता है। उसी तरह से समाज का जो नियंत्रण होता है वह सरकार करती है। आप देखिएगा कि बिना मस्तिष्क के आदेश के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। अब मस्तिष्क कहता है पैर खींचो पीछे, तो पैर को खींच लेता है, हाथ बढ़ाओ तो हाथ बढ़ाता है। मस्तिष्क ऑर्डर करता है कि खाना खाना चाहिए तो आदमी खाना खाता है। मस्तिष्क ऑर्डर करता है ये काम करना चाहिए तो ये काम करता है। मस्तिष्क अगर टहलना चाहिए तब आदमी टहलने लगता है। मस्तिष्क जब थका महसूस करता है, कहता है आराम करना चाहिए, तो व्यक्ति स्लीपिंग मूड में चला जाता है। उसी तरह से समाज का जो नियंत्रण पावर, रेगुलेटरी पावर होता है वह गवर्नमेंट के हाथों में होती है। आज भी आप देख लीजिए, अभी जो है ना कोरोना वायरस का प्रकोप से बचने के लिए सरकार दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर रहा है, और उसी गाइडलाइन के अनुसार से हम सभी भारतवासी नियंत्रित हो रहे हैं, विश्व के लोग नियंत्रित हो रहे हैं। ये समानता है। कुछ बार भिन्नता की भी चर्चा कर दूं। कुछ भिन्नता भी है कि जैसे समाज और शरीर जो होता है तो दोनों में कुछ भिन्नता भी है। समाज मूर्त होता है और समाज अमूर्त होता है,
समाज अमूर्त होता है, शरीर क्या होता है? मूर्त होता है। समाज अमूर्त होता है कि समाज को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, या नाशवान नहीं है। और शरीर जो मूर्त होता है, मोर्टल होता है, वो आज है कल नहीं रहेगा, नाशवान है। ये एक डिफरेंसेज आपने देखा। दूसरा डिफरेंसेज ये है कि समाज के प्रत्येक अंग की चेतन शक्ति अलग अलग होती है। प्रत्येक समाज की जो इकाई होता है, व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने सोच समझ के कार्य करता है। जबकि शरीर का चेतन शक्ति जो होता है वो एक ही जगह केंद्रित होती है, वो मस्तिष्क में होती है। तीसरा अंतर यह होता है कि समाज के जितने भी अंग होते हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो अंग को, समाज के अंग को आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन शरीर के प्रत्येक अंग तभी कार्य करेगा जब वो मस्तिष्क से आदेश लेगा। बिना मस्तिष्क के आदेश का शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर सकता है। चौथा अंतर यह हम कर सकते हैं कि समाज के जितने भी अंग होते हैं वह आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। समाज के साथ यह बात नहीं होता है। शरीर का जितना भी अंग है वो चाहेगा कि हम अलग अलग कार्य करें, अलग डफली, अलग राग बजावे, तो ये काम नहीं चलेगा। वो आपस में इंटरलेशन रखता है, एक दूसरे अंतर निर्भर रहता है और एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। समाज में यह बात देखने को नहीं मिलती है। समाज में सबका कार्य अलग अलग होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम अलग होता है, कॉर्पोरेट जगत का काम अलग होता है, और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन का काम अलग होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का काम अलग होता है। तो आप देखिए अलग अलग सेक्टर के समाज में अलग अलग काम होते हैं, वह एक दूसरे पर डिपेंड नहीं भी रह सकते हैं। तो ये भी अंतर देखने को मिलता है। समाज एवं व्यक्ति का विकास जो होता है वह, समाज का विकास स्वतः होता है और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वह इंटरनल फोर्स से प्रभावित होकर होता है। समाज के डेवलपमेंट के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक समाज के लिए प्रयत्न करेगा तब तक समाज में रोड बनना, सड़क बनना, हॉस्पिटल बनना, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। लेकिन शरीर जो है, मानव का शरीर जो है वह चाइल्डहुड से एडल्ट स्टेज में जाएगा। इसके लिए व्यक्ति को कोई बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप होते जाता है, स्वतः नेचुरल प्रोसेस में हो जाता है। तो ये सारी समानता और विभिन्नता दोनों के बीच हमको देखने को मिलता है, जिसे उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक एनोलॉजी या जैव सादृश्यता का सिद्धांत कहा। और इस सिद्धांत के द्वारा स्पेंसर मानव शरीर और समाज में समानता विभिन्नता की चर्चा की है। थैंक यू।